नमस्कार दोस्तों, जीके जी डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है। तो आज जो है वो मेरा सेट का 21वां क्लास है। ठीक है, आज सेट का 21वां क्लास है, तो आप लोग वीडियो को देखिए और इसी तरह से बने रहिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन का रहा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या कहलाता है। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या कहलाता है? क्या हॉर्टिकल्चर या सेरीकल्चर या एपीकल्चर या बर्मी कल्चर? तो ये मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम, मतलब मधुमक्खी के बारे में हम अध्ययन करते हैं किसमें? तो ये एपीकल्चर में करते हैं। किसमें? तो एपीकल्चर में। सेरीकल्चर में क्या होता है? तो रेशम के बारे में, रेशम के बारे में अध्ययन किया जाता है। और ये हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? तो हॉर्टिकल्चर में जो होता है वो अनाज फल और पौधा, अनाज फल और पौधा के विकास और मार्केटिंग का वर्णन किया जाता है। विकास और मार्केटिंग का वर्णन, और मार्केटिंग का वर्णन, मतलब कि इसको जो है अनाज फल और पौधा को किस तरह से जो है वो विकसित किया जाएगा, उसको जो है परिपक्व अवस्था में लाया जाएगा और उसको मार्केट तक पहुंचाया जाएगा, ये किसके बारे किसमें अध्ययन किया जाता है? तो ये हॉर्टिकल्चर में। और ये बर्मी कल्चर में क्या होता है? तो ये बर्मी कल्चर में जो होता है वो केचुआ के द्वारा खरपतवार या फिर कचरे से जो है वो खाद तैयार किया जाता है। कैसा? तो ये जैविक खाद तैयार किया जाता है जो किसी भी रासायनिक तत्वों से मिलकर नहीं बना होता है। ठीक है, तो ये बर्मी कल्चर, यहाँ लिख देते हैं बर्मी कल्चर। ये तो इसमें क्या होता था? केचुआ द्वारा खाद तैयार किया जाता है। केचुआ द्वारा खाद तैयार किया जाता है, जो कैसा होता है? तो ये जो होता है वो जैविक खाद होता है। इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों का मिश्रण नहीं होता है, जो हमारे खेत के लिए जो है वो जैविक पदार्थ बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, इसको जो है वो बर्मी कल्चर को क्या कहते थे? केचुआ खाद केचुआ खाद के नाम से, केचुआ खाद या बर्मी कंपोस्ट भी कहा जाता है, या बर्मी कंपोस्ट भी कहा जाता है। बर्मी कंपोस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अगला कार्य 2 नंबर की, कोशिका की खोज की गई थी। कोशिका की खोज किसके द्वारा? क्या रॉबर्ट हुक या विलियम हार्वे या क्रिश्चियन वार्नर या लुई पास्चर के द्वारा? तो कोशिका की खोज जो था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कब? तो ये 1665 ईस्वी में। लेकिन ये कोशिका कैसा था? तो ये मरा हुआ था। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? जीवित की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। ल्यूवेन हॉक ने किया था। कब किया था? 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में। ये विलियम हार्वे क्या किए थे? तो ये विलियम हार्वे जो थे वो रक्त परिसंचरण की खोज किए थे। रक्त परिसंचरण की खोज किए थे। क्रिश्चियन बर्नार्ड क्या किए थे? क्रिश्चियन बर्नार्ड जो है वो क्या किए थे? तो ये जो था वो हृदय प्रत्यारोपण की खोज किए थे। हृदय प्रत्यारोपण की खोज कब किए थे? 1673 में किए थे। सॉरी, 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में किए थे। हृदय प्रत्यारोपण क्या होता है? तो ये अगर किसी का हृदय जो होता है वो खराब हो गया है, तो ये जब कोई आदमी मरता है तो उसका जो होता है वो पोस्टमार्टम होता है। ये क्यों होता है? तो यही सब जो है निकाला जाता है ताकि दूसरे व्यक्ति में इसको डाल दिया जाए। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। ये लुई पास्चर क्या किए थे? तो लुई पास्चर जो थे वो टीकाकरण
किण्वन तथा पाश्चुरीकरण की खोज किए थे। पाश्चुरीकरण की खोज किए थे। पाश्चुरीकरण की खोज किए थे किसने? तो ये लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने टीकाकरण, किण्वन तथा पाश्चुरीकरण की खोज किए थे। किण्वन क्या होता है? तो किण्वन जो होता है वो एक सड़न की प्रक्रिया होती है। इसके तहत जो होता है वो शराब वगैरह को किण्वन के तहत, मतलब कि शराब को सड़ा करके बनाया जाता है। ठीक है, ये टीकाकरण क्या होता है? तो टीकाकरण जितने भी संक्रमित रोग होते हैं, वायरस के कारण जितने भी रोग होते हैं, इसके लिए जो होता है वो टीकाकरण पहले बच्चे में ही दे दिया जाता है। ठीक है, आधा से ज्यादा जो होता है टीकाकरण ये बच्चे में ही दे दिया जाता है, ताकि अगर इसी प्रकार का कोई बीमारी आ जाए तो इसको जो होता है वो फोटोकॉपी नहीं करना है, जिससे ये इसका जो होता है वो बीमारी नहीं फैलेगा। ठीक है, जैसे कि कोरोना को ही देख लीजिए, तो कोरोना इसके पहले कभी नहीं आया था, तो ये डायरेक्ट जो था हमारा बॉडी में एंट्री करके ये फेफड़ा पर ही हावी बोल देता था, जिससे क्या होता था इसी का जो है रेप्लिकेट होने लगता था, मतलब इसी का जो है वो फोटो बनने लगता था, बहुत ज्यादा इसका प्रजनन होने लगता था, जिससे ये हमारे पूरे बॉडी को क्या करता था? तो ये हानि पहुंचाता था। ठीक है, अगला कार्य कि पाश्चुरीकरण है क्या है? यह निम्न ताप उपचार है, या भाप उपचार है, या उच्च ताप उपचार है, या फिर निम्न और उच्च ताप उपचार है? तो पाश्चुरीकरण जो होता है वो किसी भी द्रव को ज्यादा दिन तक जो है वो भंडारित करके रखना, मतलब उसकी जो होता है वो एज को बढ़ा देना। ऐसे समझ लीजिए कि उसकी एज को बढ़ा देना। ठीक है, तो ये इसकी भंडार की क्षमता को बढ़ा देना, मतलब ज्यादा दिन तक इसको रखना होता है पाश्चुरीकरण। दूध में क्या होता है? तो दूध को जो है वो ये पाश्चुरीकरण जो होता है वो एक प्रकार का प्रक्रिया होता है। ये इसमें क्या होता है? तो पहले जो होता है दूध को 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके बाद जो होता है 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, उसके बाद एकाएक इसको ठंडा कर दिया जाता है, जिससे कि इसमें दूध में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। मतलब उसमें दूध में तो बैक्टीरिया है, लेकिन उससे उसका कोई चारा नहीं चल रहा है, मतलब उसमें उसका कोई बस नहीं चल रहा है, बेचारा ऐसे ही सुतल है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है, या कोयला, पानी और हवा में तैयार किया गया था, या पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर कौन है? पहला कृत्रिम फाइबर पूछ रहा है कि पहला कृत्रिम फाइबर जो है वो कौन सा है? क्या प्लास्टिक है, या नायलॉन, या रेयन, या फिर पॉलीएस्टेराइन? तो ये पहला जो होता है वो सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो नायलॉन है। कौन है? तो ये नायलॉन है। नायलॉन को जो है सबसे पहले ये किसी भी प्राकृतिक की उपस्थिति में नहीं बनाया गया था। ठीक है, अगला कारक कि श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? क्या मुंह, या नाक, या त्वचा, या फिर कान? तो ये जो होता है वो नाक के द्वारा ही हवा जाती है हमारे शरीर के अंदर। तो ये श्वसन तंत्र का जो है पहला अंग कौन सा है? ये 1 मिनट में जो होता है वो मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? तो 1 मिनट में जो है 1 मिनट में 16 से 18 बार लेता है। कितना? 16 से 18 बार श्वास लेता है स्वस्थ मनुष्य। ठीक है, अगला कह रहा है कि महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी जो है इन चारों में से किसके शीर्ष पर से शुरू होती है? ये क्वेश्चन है कि किसके शीर्ष पर से जो होता है महाधमनी की शुरुआत होती है? तो ये जो होता है वो बायां नीलय के शीर्ष पर से महाधमनी की शुरुआत होती है। महाधमनी को बात करें तो ये जो होता है सबसे बड़का धमनी, शरीर की सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी तथा सबसे मुख्य, सबसे बड़ी तथा सबसे मुख्य धमनी है, सबसे मुख्य धमनी है। ठीक है, ये क्या करता है? तो ये वायु को, ऑक्सीजन रहित वायु को जो है वो रक्त में ऑक्सीजन रहित वायु को क्या करता है? तो ये रक्त में मिला देता है। ठीक है, अगला कार्य कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत क्या न्यूटन, मेंडल, डार्विन, या फिर आइंस्टीन? तो ये जो है वो डार्विन दिए थे। कौन? तो ये डार्विन दिए थे। न्यूटन क्या दिए थे? ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और गति का सिद्धांत दिया था।
ये दो नियम जो है वो न्यूटन के द्वारा दिया गया। और गति का सिद्धांत, मेंडल को क्या कहा जाता था? मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। आनुवांशिकी का पिता, या फिर जनक बोलिए या फिर पिता बोलिए। आइंस्टीन जो था वो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था किसने? तो आइंस्टीन ने दिया था। इसका होता E बराबर mc स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता E बराबर mc स्क्वायर। ठीक है, अगला कह रहा है कि एड्स जनित रोग है। एड्स जो होता है इन चार में से किसके कारण होता है? क्या जीवाणु या फिर माइकोप्लाज्मा या विषाणु या फिर कवक? तो एड्स जो होता है ये विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो ये विषाणु के कारण होता है। एड्स की जांच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण किया जाता है। ठीक है, और एड्स जो होता है वो कौन से वायरस से फैलता है? तो HIV वायरस से फैलता है। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? तो ये ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ये फैलता कैसे है? ये जो होता है वो विषाणु के द्वारा फैलता है। ठीक है, ये जो होता है वो संक्रमित रोग नहीं है। ये जब तक आपके ब्लड में नहीं जाएगा, ये जब तक जो है वो आपके ब्लड में नहीं जाएगा, जब तक एड्स रोग नहीं होगा। ये कैसे फैलता है? एड्स कैसे फैलता है? एड्स जो होता है वो फैलता कैसे है? तो ये एड्स कैसे फैलता है? ये एड्स जो होता है वो गलत यौन संबंध से या फिर अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो एड्स से पीड़ित है, तो उसमें क्या होता है कि उसका ब्लड अगर किसी भी तरीका से अगर आपके ब्लड में मिल जाता है तो क्या होता है? ये एड्स होने की संभावना हो सकती है। ऐसा जो है वो सैलून वगैरह में देखा जाता है। सैलून में क्या होता है? तो जिस पति से उसका जो है किसी का अगर दाढ़ी बनाया, फिर उसी पति से जो है वो किसी और का बना दिया था। ऐसे में किसी का कट जाता है, तो ये कट जाता है तो फिर वो ब्लड उसमें चला जाएगा। तो ऐसे में जो होता है वो क्या होगा? ऐसे में भी फैल सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है वो सावधानी से कि अगर आप लोग जो है अपना सैलून जाइएगा तो ये उसको जो होता है वो पत्ती जो रहता है बनाने वाला, उसको जो है वो बोलिएगा कि इसको बदल करके बनाइए। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है एड्स जो बहुत बड़ा बीमारी जानलेवा होती है। ये 3-4 साल का ही मेहमान होता है, इसमें मतलब बचने की कोई संभावना ही नहीं होती है। और एक ये ऐसा बीमारी है कि पहले नंबर बुखार वगैरह ये सब आएगा, उसके बाद जो होता है 1-1.5 साल तक कुछ पते नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सावधानी बरतनी है। और माँ से भी होता है, माँ से भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर किसी की माँ जो होता है अगर इस बीमारी से पीड़ित है, तो उसका बच्चा जो होता है वो भी जो हो ये एड्स से पीड़ित हो जाएगा। ठीक है, देखिए विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? विटामिन बी की कमी से होने वाला, क्या सूखा या रतौंधी या बेरी या फिर टीबी? तो ये विटामिन बी की कमी से जो होता है वो बेरी होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है, थायमीन। और रिकेट्स किसके कारण होता है? तो विटामिन डी के कारण। विटामिन डी के कारण जो होता है वो रिकेट्स रोग हो जाता है। इसमें रिकेट्स में क्या होता है? तो इसमें जो होता है वो हम लोग की हड्डियां जो होता है, विटामिन डी अगर जिसमें कमी है उसकी हड्डियां वगैरह जो होता है वो सूखने लगती है। उसमें लंबाई मतलब ग्रोथ जो है वो कम देखने को मिलता है। और हड्डियां जो होता है वो जब ज्यादा दिन हो जाएगा तो हड्डियां भंगुर हो जाती है। इसमें विटामिन डी मतलब कि कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है, जिससे हड्डियों पर ज्यादा ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी, ये सब जो होता है वो टेढ़ी सी होने लग जाती है। ये रतौंधी क्यों होता है?
तो ये रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए के कारण होता है। विटामिन ए के कारण क्या होता है? रतौंधी होता है। और टीबी के बारे में हम आपको कल बताए थे कि टीबी क्यों होता है। तो टीबी जो होता है, टीबी का नाम जो बताए थे, यक्ष्मा तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये सारे नाम जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये कह रहे कि गैस एजेंसियां द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तरों को अपघटित करती है। मतलब कि गैस एजेंसी के द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को, मतलब इसमें किसके रूप में भरा जाता है गैस को, क्या यह द्रव या गैस या एक घोल के रूप में या फिर ठोस के रूप में। तो ये जो तो सिलेंडर में जो तो गैस होता है ये क्या होता है? द्रव के रूप में भरी जाती है, ठीक है। हम एलपीजी की बात कर लेते हैं। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। और ये जो होता है वो एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, अच्छा, ये जो सिलेंडर से जो कभी कभार जो होता है वो गैस निकलने लग जाती है, जिससे जो होता है वो बदबू आती है। तो ये जो होता है स्मेल किसके कारण आती है? तो ये इथाइल मरकैप्टन के कारण, क्या आती है? तो ये उसका दुर्गंध आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण है। गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण है। तो गतिज ऊर्जा हम किसको कहेंगे? तो ये गति करते हुए जिसमें ऊर्जा बनती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि कोई भी वस्तु गति कर रही है तो जब गति करेगी तो उसमें ऊर्जा बनेगी ही बनेगी, ठीक है। तो ये चलती हुई ट्रेन जो होता है ये भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। मतलब जमीन पर चलना चाहिए, ठीक है। और ये विद्युत क्षेत्र में चार्जर कण, जब विद्युत क्षेत्र में चार्जर कण, मतलब चार्जर में जो था वो चार्ज करते हैं किसी चीज को, तो इसमें ये भी तो कण भी तो गति करती है, विद्युत धारा भी तो गति करती है। ये खिंचाव मुक्त रबर बैंड, ये भी जो होता है वो गतिज ऊर्जा का उदाहरण, मतलब कि ये सभी जो होता है वो गतिज ऊर्जा का उदाहरण हो गया। अब एक पूछता है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो हमारे जमीन से ऊपर होता है, थोड़ा ऊपर रहे या कितना भी ऊपर रहे लेकिन जमीन से ऊंचा ही रहेगा, ठीक है। तो धनुष की तनी हुई डोरी, धनुष की तनी हुई डोरी में क्या होती है? तो ये स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है, और जिसमें स्थितिज और गतिज दोनों हो जाएगा तो ये जो होता है वो यांत्रिक कहलाता है, जिसमें ये स्थितिज और गतिज दोनों। जैसे कि हवाई जहाज का आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं। उसमें क्या होता है? तो उसमें जो होता है वो ऊंचाई पर उड़ता है। तो ऊंचाई पर जो है, पहले ऊंचाई पर है तो ये स्थितिज हो गया, और ऊंचाई पर ये गति कर रहा है, मतलब उड़ रहा है तो गति कर रहा है, तो ये गतिज हो गया। तो जिसमें स्थितिज और गतिज दोनों होता है वो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। अगला कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। पृथ्वी की सतह पर वजन का दूसरा हिस्सा या पृथ्वी के वजन का आधा या फिर पृथ्वी के वजन के बराबर या फिर पृथ्वी के वजन का छठा भाग। तो ये चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है, ये पृथ्वी के वजन का छठा भाग। जी का वैल्यू क्या होता है? तो जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये क्या होता है? ये पृथ्वी पर जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो पृथ्वी के, ये चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 भाग होता है, 1/6 भाग होता है। ये जी जो होता है वो बदलते रहता है, ठीक है। पृथ्वी पर इतना है और उसके छठा भाग जो होता है वो चंद्रमा पर होता है, ठीक है।
चलिए, प्रत्यस्था मापांक की एसआई इकाई क्या होती है? प्रत्यस्था मतलब कि इलास्टिसिटी। प्रत्यस्था मापांक की एसआई इकाई क्या होती है? क्या न्यूटन या जूल या पास्कल या फिर एम्पियर? तो इसका जो होता है वो प्रत्यस्था मापांक का पास्कल हो जाएगा। क्या? तो पास्कल हो जाएगा। ये ऐसे वस्तु, प्रत्यास्था वस्तु हम किसको कहेंगे? तो प्रत्यास्थ मतलब इलास्टिसिटी गुड्स हम किसको कहेंगे? तो हम ऐसे वस्तु को कहते हैं जिस पर अगर कोई बाहरी बल लगाया, तो वो सिकुड़ गया और उसके बाद जब वो बल को हटा दिया तो फिर से वो अपने ही अवस्था में, मतलब कि फिर जो होता जितना फूला हुआ था उतना ही फूल जाता है। ये क्या होता है? ये ऐसे वस्तु को जो हम कहते हैं इलास्टिसिटी गुड्स या फिर प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, तो इसका जो होता है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है वो क्या होता है? स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग पर हम लोग बल लगाते हैं तो ये दब जाता है और फिर जब छोड़ देते हैं तो ये फिर अपनी अवस्था में आ जाता है ना। स्प्रिंग जो होता है वो किसका होता है? तो ये प्रत्यस्था का उदाहरण माना जाता है। अगला कह रहा है कि पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रकरण के कारण होती है? पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वो किसके कारण होती है? क्या प्रकाश के प्रवर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन या फिर प्रकाश का परकिरण या फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन? तो ये जो होता है वो किसके कारण होता है? तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है, मतलब ओडोमीटर के द्वारा हम किसकी ये दूरी को मापते हैं, उसी प्रकार पूछ रहा है कि कंपास किसको मापता है? कंपास किसको मापता है? ऐसा क्वेश्चन जो है आपको रीजनिंग में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें जो होता है वो एनालॉगी में छांटने के लिए दे दिया जाता है ना। तो आप लोग रीजनिंग और मैथ भी एकदम धड़ल्ले से बनाइए। ठीक है, तो ये ओडोमीटर मील और दूरी को से संबंधित है। ये कंपास किसको? तो ये कंपास जो है वो क्या हमारी दिशा को बताती है। कंपास किसको बताती है? तो ये दिशा को बताती है। पहले जो होता है, पहले जमाना में इसी का यूज किया जाता था दिशा का ज्ञात करने के लिए, दिशा को ज्ञात करने के लिए। अगला कह रहा है कि एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, वह पदार्थ क्या कहलाती है? तो वह पदार्थ जो होता है वो गैस कहलाती है। क्या कहलाती है? गैस कहलाती है। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। अगला कह रहा है कि निम्न में से आधातु कौन है? इनमें से आधातु कौन है? क्या कॉपर या लोहा या फास्फोरस या फिर सोडियम? तो इसमें से जो और धातु जो है वो फास्फोरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फास्फोरस। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो इसका परमाणु संख्या 29 होता है। इसका कितना होता है? तो इसका 56 होता है और इसका 9 होता है और इसका कितना होता है? तो ये 11 होता है। ठीक है, अगला कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पित्त रस अम्लीय होता है, पित्त रस का स्राव यकृत के द्वारा होता है, या अमाशय रस में अम्ल होता है, या पित्त रस क्षारीय होता है? कौन सा कथन गलत पूछ रहा है? तो ये पित्त रस जो होता है अम्लीय नहीं होता बल्कि ये क्षारीय होता है। पित्त का निर्माण कहाँ से होता है? तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है। मतलब पित्त बनता कहाँ है? तो ये यकृत में पित्त बनता है। लेकिन ये जमा कहाँ होता है? जमा तो ये जो होता है वो पित्ताशय में जमा होता है, पित्ताशय में। ठीक है, अगला कह रहा है कि अमोनिया आयन है क्या एक संयुग्मी अम्ल या एक संयुग्मी क्षार, या ना ही अम्ल ना ही क्षार, या अम्ल और क्षार दोनों? तो ये अमोनिया जो होता है आयन जो होता है एक संयुग्मी अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? एक संयुग्मी अम्ल कहलाता है। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? इनमें से जो है वो कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? क्या कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या फिर एल्यूमिनियम? इनमें से जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है, बल्कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो होता है वो क्या है? तो ये जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी है। कौन मलेरिया परजीवी है, मतलब मलेरिया जो होता है किस परजीवी के कारण होता है, क्या साल्मोनेला या माइक्रोबैक्टीरिया या फिर प्लाज्मोडियम या ई कोलाई। तो ये जो होता है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। किसके कारण, तो ये प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। अगला कह रहा है कि पुष्प के किस हिस्से में परागन उत्पन्न होता है। पुष्प के किस हिस्से से जो होता है वो पराग का उत्पन्न होता है। पराग कहाँ से उत्पन्न होता है, क्या अंडाशय या बीजांड या परागकोश या फिर पुष्प योनि से। तो ये जो होता है पराग जो होता है वो परागकोश से निकलता है। कहाँ से निकलता है, तो ये परागकोश से निकलता है। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन जो हो गया समाप्त हो गया है, तो आज यहीं तक। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद।